नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जींद उपचुनाव के बाद हरियाणा का सियासी भूचाल सा आ गया। एक तरफ उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, वहीं उपचुनाव में मिली हार के बाद से बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल से नाता तोड़ लिया। बहुजन समाज पार्टी ने राजकुमार सैनी की पार्टी एलएसपी से गठबंधन किया है। बहुजन समाज पार्टी और एलएसपी के गठबंधन से किस पार्टी को खतरा हो सकता है, कौन से सियासी दल के वोट बैंक में सेंध लग सकती है, आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। तो गठबंधन से किसको खतरा, इस बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं मनदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी पानीपत से जुड़ रहे हैं। इस चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर ये गठबंधन जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, आखिर प्रदेश के किस राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचा सकता है, किस सियासी वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। आखिर इस गठबंधन के बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियों में चर्चा क्यों हो रही है एलएसपी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की। हरियाणा की राजनीति पूरे चरम पर है। जींद उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बीएसपी इनेलो गठबंधन टूटने के बाद एलएसपी और बीएसपी में हुए गठबंधन से कई राजनीतिक पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले डर सताने लगा है। बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किया। सैनी ने बीजेपी से नाता नहीं तोड़ा, तभी तो पार्टी के सांसद बने हुए हैं। सैनी की पार्टी ने जींद उपचुनाव में पहली बार में ही अकेले लड़कर अच्छा प्रदर्शन किया और 13,582 वोट लेकर चौथे नंबर पर रही। बीजेपी को यहां जीत मिली है। बीजेपी दावा कर रही है कि एलएसपी के गठन और बीएसपी के उसके गठबंधन का आगामी चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर इसे महामिलावट बता रहे हैं। अर्थ नहीं है, बिना किसी नीति के, बिना किसी नेता के इस प्रकार के गठबंधन कभी चला नहीं करते हैं। जनता इस पर भरोसा नहीं करती। ये जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा, ये गठबंधन नहीं है, झूठ बंधन। सीएम खट्टर ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी एलएसपी बीएसपी गठबंधन को बीजेपी के लिए खतरा नहीं बता रहे हैं। इस प्रकार के जो गठबंधन बिना किसी आधार के होते हैं, जिनके पीछे केवल एक एजेंडा होता है, किसी जो अच्छे तरीके से चलती हुई सरकार है उसको कैसे बदनाम किया जाए, केवल इस भाव को लेकर के जो गठबंधन होते हैं उनका हश्र हमेशा इसी प्रकार का होता है। जो गठबंधन देश के विकास के लिए बनते हैं, केवल वही गठबंधन कामयाब हो सकते हैं। जिस प्रकार से एनडीए का गठबंधन, जिसने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और एक बहुत ही कामयाब सरकार देश के अंदर। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी गठबंधन को अपने लिए खतरा नहीं मान रही है। लेकिन सैनी की पार्टी को जींद उपचुनाव में मिले वोट पुराने दलों के लिए सही संदेश नहीं है। ऐसे में जब दलित वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली बीएसपी एलएसपी मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो यह बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी बड़ा खतरा है। दलितों को बीजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है, जबकि ओबीसी वोटर बीजेपी के पक्ष में हरियाणा में रहे हैं। सैनी खुद को प्रदेश में ओबीसी और दलितों का नेता साबित करते रहे हैं। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि एलएसपी का जींद उपचुनाव में प्रदर्शन और उसका बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। तो वहीं जींद उपचुनाव में बीएसपी ने इनेलो से गठबंधन कर चुनाव लड़ा, मगर प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाली पार्टी इनेलो एलएसपी से भी पीछे रही और 5वें नंबर पर रहकर संतोष करना पड़ा। नए गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं, जिस संगठन का अस्तित्व 3500 से कम पे आ गया, वो केवल गठबंधन नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाए तो वो आने वाले समय में विलय करने को तैयार है। अब बीएसपी ने एलएसपी से गठबंधन कर इनेलो को और बड़ा झटका दिया है। अब एलएसपी और बीएसपी के बीच हुए गठबंधन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कोई खतरा नहीं मान रही है।
अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एलएसपी और बीएसपी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा कर प्रदेश में एक नई सनसनी फैला पाती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो किसके लिए खतरा बनेगा ये गठबंधन और किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगा? बड़ी चर्चा आज खास मेहमानों के साथ। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को अव्यावहारिक बता रही है, चुनावी अवसरवादिता बता रही है और तमाम आरोप भी लगा रही है। क्या खतरा आप लोगों को नजर आने लगा है कि राजकुमार सैनी इस गठबंधन के साथ आपके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि गठबंधन जो इन्होंने किया है, मायावती जी ने जो पहले किया था या जो अब किया है, बिल्कुल आधारहीन है। उनके साथ भी कोई आधार नहीं था और अब भी इनका कोई आधार नहीं है। और इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो, ये तो दूर दूर तक इन लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लगता है इन लोगों को अपना कैसे भला करना है उस बात की ओर ध्यान दें, बजाय इसके कि ये सोचें कि बीजेपी को सेंध लगेगी या कोई हमें नुकसान होगा। वो हमारे को दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने जींद के एक छोटे से चुनाव में एग्जाम्पल सेट कर दिया, दिखा दिया इनको कि किस तरह से ये जो फॉर्मेलिटी वाला गठबंधन, सेल्फिश गठबंधन और जो केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति का गठबंधन इन्होंने किया था, उसका क्या हश्र हुआ। आपने देखा जब इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन किया तो ये भाई भाई आपस में ऐसे लड़ पड़े। कोई कहता है गद्दार, मतलब जिस परिवार का दादा और दादी अपने पोतों को गद्दार तक कह दे, हमारी भारतीय संस्कृति में आपने या मैंने कहीं सुना नहीं होगा कि किसी ने अपने पोतों को गद्दार कहा हो, देशद्रोही तक कह दिया हो। तो ये सेल्फिशनेस है इनकी, ये केवल परिवार की राजनीति करना चाहते थे। और मायावती जी ने भी देखा जब दोनों भाई आपस में लड़ पड़े हैं तो ये मुझे क्या फायदा देंगे और मुझे क्या पद देंगे, मेरे लोगों को क्या बेनिफिट होगा। तो इन लोगों का पर्सनल सोच केवल सेल्फिशनेस है, अपनी बेनिफिट कैसे होनी है, अपना फायदा ये कैसे निकालें, उस सोच तक है। और भारतीय जनता पार्टी इन बातों से बहुत कोसों दूर है। हम लोग पहले राष्ट्र का सोचते हैं, फिर अपने प्रदेश का सोचते हैं, फिर जनता का सोचते हैं। हमारा ये तीनों का एक सिस्टम है सोचने का कि जनता को प्रदेश में कैसे हित दिलाए जाएं और प्रदेश राष्ट्र के साथ ताना बाना करके जनता को क्या क्या फायदे दे सकता है। तो दूर दूर तक हमारा इनके साथ कोई लेना देना, कोई इनसे घबराहट, कोई सोच, ये शब्द ही हमारे पास इनके लिए है ही नहीं। ठीक है, केवल ढींगरा साहब, किसको नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं? कांग्रेस क्या इससे खुशी महसूस कर रही है कि चलिए बहुजन समाज पार्टी और राजकुमार सैनी एक साथ आए हैं, तो जो वोट बैंक बीजेपी को जा सकता था या जो वोट बैंक किसी और तरफ जाता, कांग्रेस को नहीं मिलता, वो कम से कम राजकुमार सैनी और बहुजन समाज पार्टी के पास जाएगा, उससे आप लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा? या आपको लग रहा है कि थोड़ा खतरा आपको भी हो गया है, क्योंकि जिस दलित वोट बैंक और जिस पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर ये दल कहता है कि उनका वोट बैंक है और उस पर कब्जा जमाने की एक कवायद सी है, वो वोट बैंक तो आप लोगों को भी वोट करता रहा है? नहीं, देखिए, ये शरारत बंधन है। ये गठबंधन जो है ये बीजेपी की शरारत से गठबंधन हो रहा है। आप ये देखिए कि राजकुमार सैनी कौन है, वो बीजेपी के एमपी हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप बीएसपी देखिए, जो बीएसपी का जो हाथी था वो चश्मे को ओढ़ के, और वो भारतीय जनता पार्टी के खुद के एमपी, जिनको शरारत गठबंधन के थ्रू अलग पार्टी बनाने का न्योता दिया बीजेपी ने, जानबूझ के शरारतपूर्ण तरीके से उसको जो गठबंधन करवा रहे हैं। अब ये आटो के ऊपर हाथी बैठेगा तो ये भी दबेगा, लेकिन ये शरारत के तौर पे जींद के अंदर शरारत की गई है जिससे वोट पोलराइज हो सके। रेणु जी, शरारत आप लोगों ने की, उसी के नतीजे में पार्टी खड़ी हुई और अब गठबंधन भी आप ही के इशारों पर। देखिए, शरारती लोगों की सोच चलती ही ऐसे, उनको हर चीज में शरारत दिखती है क्योंकि उन्होंने खुद शरारत की होती है। आपको ध्यान हो, बीजेपी के एमपी कौन है ना, राजकुमार सैनी एलएसपी वही है ना, इन्होंने या वो बीजेपी के एमपी है या एलएसपी है। आपने देखा राहुल गांधी जी ने मायावती जी के साथ और इन सब के साथ कैसे हाथ पकड़ पकड़ कर शरारत की थी। ये वही परिभाषा बोल रहे हैं। एलएसपी है या एलएसपी? देखिए ढींगरा जी,
ढींगरा जी आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं पर्सनली, लेकिन मुझे पता है आपकी मजबूरी है, आपको ये बातें कहनी ही पड़ेंगी क्योंकि डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए। और परिभाषा क्या यूज हो सकती है? शरारत तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, आपका शरारत का जो स्वभाव है, आपका जो शरारती स्वभाव है, जैसे अभी आपने बीजेपी के शरारती स्वभाव किया, मायावती काम नहीं आई तो ममता पकड़ ली, ममता काम नहीं आई तो आप अपनी बहन को ले आए, दीदी को ले आए। मतलब शरारत करना आपका, हम किसी को नहीं लेके आए, अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। आप लोगों ने एलएसपी जो है बीजेपी के रूप में धारण किया। देश को कोई ताज्जुब आप नहीं है, जनता को कोई राजकुमार सानी का बीजेपी के एमपी है या नहीं है? ना जनता को कोई ताज्जुब है आपके इस शरारती स्वभाव से। आपका ये बेस है, आपकी भाषा और आपका ये व्यक्तित्व शो करता है कि आप किस तरह की शरारती सोच सोचते हैं। रेणु जी, लगातार राजकुमार सैनी प्रदेश नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उस पर सवाल उठाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ उन्होंने कभी निशाना नहीं साधा, उन्होंने एक तरह से तारीफ ही की है। तो ऐसे में क्या आप लोगों को उम्मीद है कि अगर 1-2 सीटें ले पाता है गठबंधन, अगर अच्छा प्रदर्शन कर पाता है तो चलिए आखिर में ही सही भारतीय जनता पार्टी को ही ये लोग जाके सपोर्ट करेंगे? क्या इस उम्मीद में हैं आप लोग? क्योंकि अभी तक जिस कार्रवाई की बात लगातार बीजेपी के तमाम नेता करते रहे वो कार्रवाई दिखी नहीं है अब तक। ये तकनीकी तौर पर आपके प्रदेश के कई मंत्री कह चुके हैं कि तकनीकी तौर पर वो अभी भी बीजेपी के सांसद हैं। देखिए, हम हर उस नेता अभिनेता से उम्मीद में हैं जो राष्ट्र की परिभाषा बोलें, जो राष्ट्र के हित में बात करें, जो जनता के हित में बात करें। पर्सनल अगर किसी की सोच है तो हमारे को ना तो उनसे कोई उम्मीद है और ना हम उनसे कोई उम्मीद करना चाहते हैं। और रही बात, ढींगरा जी सुनने का भी स्वभाव रखा करें आप। जो लोग केवल दूसरों को गिराने की सोच करते हैं, जो लोग केवल अपने बेनिफिट के लिए देश को बर्बाद करने की सोच करते हैं, हम लोग उनकी सोच के साथ चलना भी नहीं चाहते और हम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना भी नहीं चाहते। दे आर नेवर वेलकम विद अस बिकॉज वी ओनली थिंक फॉर नेशन एंड नेशन इज फर्स्ट ऑलवेज। और ये लोग सारे अपनी अपनी जेब भरने के, अपनी अपनी सोच रखने के, अपने अपने परिवारों को खुश करने की सोच वाले हैं, इसलिए हमारी सोच से परे हैं। तो हम इनसे ना तो कोई ऐसी उम्मीद करते हैं और ना करना चाहते हैं। ठीक है मनदीप, आपका रुख करूंगा। जननायक जनता पार्टी ने भी कोशिश की थी और दुष्यंत चौटाला ने यहां तक कहा था कि अगर ऑफर आएगा बहुजन समाज पार्टी से जरूर बात करेंगे, समान विचारधारा के लोग हैं। लेकिन अब गठबंधन हो गया तो आप लोग बड़े नाराज हैं, आप कह रहे हैं जातिवादी ये गठबंधन है, हरियाणा में चलेगा नहीं। जब तक आपसे गठबंधन की बातें चल रही थी या उसकी कोशिश चल रही थी तो बहुत अच्छे थे ये बहुजन समाज पार्टी के लोग, अब क्या हुआ? देखिए, गठबंधन किसी भी पार्टी का करना वो उनका खुद का अधिकार है, खुद की इच्छा है, लेकिन गठबंधन के पीछे और गठबंधन के जो उद्देश्य और उसके समय का ध्यान रखा जाए कि उसका उद्देश्य क्या है। समान विचारधारा के लोग अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर एक मंच पर आते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा होता है। लेकिन एलएसपी और बीएसपी में जहां तक बात है, एलएसपी के जो संरक्षक है श्रीमान राजकुमार जी सैनी, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। रेणु भाटिया जी हमारी सम्मानीय हैं, ये जितनी मर्जी उनको कहे कि वो उनसे कोई नाता नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता को भली भांति पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव तो जुमलों के सहारे जीत लिया। उन 154 वायदों को इन्होंने आज तक नहीं छेड़ा। किस तरह से 2019 का चुनाव ये जीता जाए, इनका 2014 से ही प्रारंभ कर दिया था। उसकी आधारशिला रखने के लिए इन्होंने अपने ही एक सांसद को समाज के भाईचारा को बिगाड़ने के लिए आगे कर दिया था। जिस तरह से राजकुमार जी सैनी ने भाईचारे को बिगाड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पटकथा लिख करके उस पर चलना, पूरी की पूरी सरकार प्रदेश को 3 बार जला दिया। आज अगर 35 बिरादरी और 1 बिरादरी, 35 बिरादरी बनाम 1 बिरादरी का अगर नारा दिया तो वो राजकुमार सैनी ने उस वक्त दिया कि वो भाजपा के सांसद थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं, ना वो खुद छोड़ रहे, ना ये उनको निकालते। आज तक उन्होंने कोई ये मनदीप जी कौन सी पार्टी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मनदीप केवल और जननायक जनता पार्टी। जहां तक मैं बता दूं कि जननायक जनता पार्टी समान विचारधारा वाले लोगों का सबका स्वागत करती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट करके गठबंधन हो ताकि प्रदेश की जनता के सामने एक सही प्रारूप पेश किया जा सके। सुन लीजिए या एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या आपकी पार्टी के सांसद राजकुमार जी सैनी नहीं है?
केवल क्या अपने उन्होंने स्वार्थ की प्रदेश के राजनीति भाईचारे के को लिए खराब कितना करने का पैसा काम नहीं कहाँ से किया? मिल जाए, क्या कौन आपकी सा सरकार ने उनको व्यक्ति हम छूट टिकट दी के कि लिए नहीं आगे दी? करें जो आपकी हमारी जेब सरकार ने भरे, 2014 जो इनके में अपने परिवार 154 पदे के किए या लाछन नहीं है किए? इनके ऊपर, उनमें से ये सिर्फ कितने वही बात वादे कर पूरे रहे हैं। किए? आज भी आपके मन मेरे में, भाई आपके मनदीप दिलो ये दिमाग बताएं में कि जननायक आपका और जनता आपके पार्टी इनेलो का क्या के गठबंधन दुष्यंत है? जी और दिग्विजय जी छाए हुए आपका और हैं। आपके मुख्यमंत्री इनेलो जी का को क्या नींद के अंदर गठबंधन है? राजनीतिक चुनावी सभा में डी आप से लोगों ने दुर्योधन, सिर्फ डी से फॉर्मेलिटी दुष्यंत के लिए कहना दो पड़ा, पार्टियां लेकिन वो बनाई हैं भूल गए कि कि डी से चलिए एक जननायक भाई यहाँ चौधरी से देवीलाल नोचे भी जनता को और है, डी दूसरा से दूसरी दिशा भी जगह से बनती है, नोचे। डी से डेवलपमेंट भी बनती है। उनकी बात करने की बजाय आप केवल कटाक्ष करते हैं। आज भी आपने दादा और पोता का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में जननायक जनता पार्टी छाई हुई है, क्योंकि आज के समय में कांग्रेस राजस्थान में जा चुकी है। प्रमुख विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से प्रदेश की जनता परेशान है। तो केवल मात्र एक ही विकल्प है कि युवा जोश, युवा नेतृत्व, युवा शक्ति का प्रदर्शन करके दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी को बना करके जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विकल्प जननायक जनता पार्टी है। आने वाले समय में आपको सब कुछ धरातल पर स्पष्ट नजर आएगा। ठीक है केवल जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। आईएनएलडी, एसपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी, ये एक ही दल है। अच्छा, और ये जो हाथ बैसाखियों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, सभी एक दूसरे के बैसाखियों के ऊपर। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी सबसे बीच में थी। सुन लीजिए, मैं प्रोग्राम के एंकर से रिक्वेस्ट करूंगी आपको अच्छा लगेगा, आपकी आप बात कर रहा हूं मैं, जिसमें सोनिया गांधी जी, मायावती को, बात कर रहा हूं। सुनिए, ठीक है, सुनिए। ठीक है केवल जी, कहना चाह रहा हूं कि सारे दल बिल्कुल दिखाएंगे, सपोर्ट करते हैं। केवल जी को सुन लेते हैं। चाहे लोकसभा की, राज्यसभा में कभी वो करना हो, कभी कहां वोट करना हो, तो बीजेपी के सपोर्टर हैं सारे के सारे दल, और एक दूसरे की बैसाखियों के ऊपर वोट लेने का काम कर रहे हैं। अच्छा केवल ढींगरा जी, आप ये मुझे याद दिला दें, मैं थोड़ा भूल रही हूँ कि वो शॉट कहाँ का था, सुन तो लीजिए, कहाँ की बैठक थी जिसमें आप सारे लोग मंच पे थे? एक बार मुझे याद दिलाएं जिसमें आप सारे लोग मंच पे थे। मायावती जी थी, अजय चौटाला थे, अभय चौटाला आज की डेट में, और बाकी और पार्टियां थी। वो कौन सा मंच था? थोड़ा याद दिलाइए ढींगरा जी, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ का मंच था वो। सुन लीजिए, हरियाणा के अंदर बताए तो सही कहाँ का मंच था, वो बताइए तो सही कहाँ का मंच था जिसमें आप सबके हाथ पकड़ के खड़े हो गए थे। और सोनिया गांधी जी तो बिल्कुल मायावती को हक कर रही थी कि यहाँ आइए, मेरे पास खड़ी हुई है। वो कौन सा मंच था? मैं एंकर से निवेदन करूंगी, पहला वर्ड बोला कि हरियाणा के अंदर, वो हरियाणा कह रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर, वो देश की बात थी, नेशनल लेवल पे था, ये हरियाणा के अंदर अलग रणनीति है। मतलब इनका हरियाणा की बात कर रहा हूं, आप समझे। इनकी चले और दूसरी बात सुनिए, स्टेट भी कर लेते हैं, सुन लीजिए, लोग जनता की कोई नहीं सोचना चाहते हैं, आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूं, राजनीतियों में फर्क करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं? ठीक है केवल जी, डग बजने से थोड़ी काम होगा। ठीक है केवल जी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, डग मत बजिए। तो सच्चाई सुनना भी सीखिए केवल जी। नहीं, सुन लीजिए, आप अपनी टाइम पे बोलेगा ना। ठीक है रेणु जी, आऊंगा आपके पास। केवल जी जी देखिए, मेरा बीजेपी और मोदी और खट्टर साहब की तरफ एक इशारा है जो ये बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था, वो झूठ बोल रहे हैं बड़े सलीके से। लोग इंतबार ना करते तो क्या करते? अच्छा, ये 2014 के मोदी और खट्टर सरकार के झूठ के वायदे जी, जिस तरह से मोदी के वायदे थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी, और इसी तरह मोदी के दावे थे 154 वायदे, जिसमें पंजाब के समान वेतनमान और पहली कलम से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, और 60 से 58 साल करके सारे कर्मचारियों को घर भेज देना। ऐसे ऐसे वायदे, ऐसे ऐसे काम जो 4.5 साल, पौने 5 साल की सरकार में इन्होंने किए, वो सारे लोगों को मालूम है। ठीक है, तो कहने और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग रेणु जी, आता हूं जी। रेणु जी, मैं इनको इनके वादों के ऊपर इनकी जो शायरी थी, मैंने वाह भी कहा इनको। अब ये सुन लें, राहुल झूठ बोलते रहे रफेल पे, और जब अंत निकला तो पता चला आज तक 70 सालों में जितनी भी डीलें हुई उनमें इनकी कमीशन थी। इसीलिए ये रफेल पर भी झूठ बोलते रहे। जो व्यक्ति
अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर रफेल रहा पे हो, जेपीसी की मांग देश करता का है बेड़ा विपक्ष, गर्क बना करने पे दीजिए तुलाओ फटाफट। और सेना का बेड़ा गर्क करने पे तुलाओ। उनसे बड़ा नेता कौन होगा जिस पार्टी से हमारे ये आते हैं, प्रवक्ता भाई मेरे आते हैं, ये हालांकि स्वयं बड़े जेपीसी की मांग कर रहा हूं मैं आपके ये जहां पर बैठे हैं वहां पर इनको नहीं होना चाहिए। लोगों से ये अच्छा बीजेपी जल्दी से जेपीसी बना दे बेहतर रहेगा रफेल के मामले में के लिए, परंतु जो लोग देश को बर्बाद करने के लिए जो लोग सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये उन लोगों की आज वकालत करने के लिए बैठे हैं। केवल जी, विपक्ष की मेरी मांग है कि जेपीसी का गठन कर दे जल्दी से बीजेपी। ठीक है, चलिए रफेल से अब इस गठबंधन पे वापस आते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं। सोनी जी, जिस तरह से ये गठबंधन हुआ है और कुछ जो विश्लेषक है वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से सवाल विचारधारा के उठ रहे थे कि ये समान विचारधारा के लोग नहीं है, लेकिन विश्लेषक कुछ ये भी मानते हैं कि यही असल विचारधारा के लोग एक साथ आए, क्योंकि दलित और बैकवर्ड की जो राजनीति है वो राजकुमार सैनी करना चाहते हैं और मायावती का भी वही रुख है। तो कम से कम इस मुद्दे पर तो ये दोनों एक साथ इकट्ठे नजर आ रहे हैं। और ये जो गठबंधन हुआ है हरियाणा की सियासत में किसको कितना डेंट लगा सकता है, जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन डेंट किस गठबंधन को या किस वोट बैंक को सबसे ज्यादा ये लोग लगा सकते हैं? कि कोई भी राजनीतिक दल यह स्वीकार नहीं करेगा कि इस गठबंधन से उन्हें खतरा है। ठीक है, वास्तव में मैं समझता हूं इस गठबंधन की विश्वसनीयता और साख का सवाल है, और इस गठबंधन को आपस में ही पहले दोनों को घटक दलों को आपस में ही खतरा है। वो खतरा इसलिए है कि जींद उपचुनाव से ये साबित हो गया है कि इनेलो के प्रत्याशी को बसपा के वोट मिले या नहीं मिले जी। अब ये देखने वाली बात है क्या इस तरह जो ये गठबंधन कब तक चलेगा, लोकसभा चुनाव तक चलेगा या विधानसभा चुनाव तक भी जारी रहेगा। अगर लोकसभा चुनाव तक चला तो क्या पहले तो इनका कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है, टिकटों का वितरण है, उस पर इन्होंने तय कर दिया है। बसपा का परंपरागत वोट बैंक है, वो बसपा को तो मिलता ही मिलता है, क्या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को मिल पाएगा या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का वोट वो बहुजन समाज पार्टी को मिल पाएगा? एक बात ये बड़ी उस पर निर्भर करेगी। और जहां तक ये बात है, देखो ये दल जो है खुद जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन जीत के मार्ग में रोड़ा अवश्य बनेगा। ठीक, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दलित और पिछड़ा वर्ग के जो वोट थे डेरा सच्चा सौदा के माध्यम से बीजेपी को मिले थे, और बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायक अपने महासचिव कैलाश विजय वर्गीय के साथ सिरसा में गए थे वहां उसका आभार व्यक्त करने के लिए बाबा का। तो कहने का मतलब है कि इनके जो वोट होंगे, दलित वोट और पिछड़ा वोट का गठबंधन पेपर्स में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप क्या ले पाएगा ये मतदाताओं पर निर्भर है, उनकी विश्वसनीयता और साख का सवाल है। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, एक सवाल यहां पर छोटा सा ब्रेक से पहले आपसे वो भी जान ले कि अगर ये वोट बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का इस गठबंधन को उपचुनाव में नहीं मिला तो वो वोट गया तो किस पार्टी को गया? अगर वो वोट शिफ्ट होने की स्थिति में रहा तो किस पार्टी को जा सकता है? देखिए वो तो सभी दल अपना प्रयास करेंगे। मैं देखूं सबसे पहले गठबंधन की विश्वसनीयता क्या है। बसपा का गठबंधन किसी के साथ भी हो, बसपा के वोट तो बसपा को मिलने ही मिलना है, बसपा का परंपरागत वोट बैंक है वो जो हो। तो हरियाणा की राजनीति में नए गठबंधन के बीच अब सियासत और गरमाना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वो आखिर अपने नेताओं को एक साथ कैसे रख पाए और आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति को किस तरह से बनाए कि वो रिवाइवल की स्थिति तक पहुंच पाए। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। मनदीप, मैं आपका रुख करूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल जहां से जिस पार्टी से निकल के आप लोगों ने एक नए दल की शुरुआत की है, क्या उसके साथ भी गठबंधन में आप लोग जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला इस वक्त हरियाणा में लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ संकेत मिल रहे हैं वहां से कि वो अब आप या बीजेपी, ये दो ऐसी पार्टियां जिनके साथ संकेत दे रहे हैं वो कि कुछ गठबंधन की स्थिति में वो बातचीत कर सकते हैं। देखिए, राजनीतिक गठबंधन शाकिर भाई, जहां राजनीतिक विचारधारा एक जैसी होगी वह हो सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा और जननायक जनता पार्टी की विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है, तो किसी भी सूरत में इन दोनों दलों का गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधाराओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं उनके साथ जननायक जनता पार्टी कभी नहीं जा पाएगी। जहां तक बात है जननायक जनता पार्टी की, 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के जननायक जनता पार्टी
जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधाराओं को आगे लेते उनके आदर्शों के साथ आगे बढ़ रही है। और जींद की जनता में जिस तरह से उन्हें प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, उसने ये बात साबित कर दिया कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो जननायक जनता पार्टी है। क्योंकि आज के दिन कांग्रेस की तो 800 वोटों से वह जमानत बची है। कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा उम्मीदवार वहां पर उतारा और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार जींद की गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में प्रचार में लगी हुई थी, दबाव की राजनीति कर रही थी। पूरी की पूरी सरकार जींद में आ गई थी, तब जाकर के हालात पैदा हुए और आखिर में कहीं ना कहीं सीबीआई का किन लोगों पर दबाव दिया गया, कहीं वोट शिफ्टिंग और पॉलिटिकल जो शिफ्टिंग है, पॉलिटिकल फिक्सिंग है, वो वहां पर देखने को मिली, तब ये हालात हुई। आज जननायक जनता पार्टी के जो युवा चेहरे हैं दुष्यंत जी, वो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग में अंदर स्वीकार्य है, उनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। हर क्षेत्र में 36 बिरादरी के लोग अलग अलग पार्टियों से उनके साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के और भी बहुत से साथी जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। अगर गठबंधन किसी का किया जाएगा तो समान विचारधारा वाले साथियों के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मनदीप, इन तमाम चीजों के बीच आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी से आपको पहले बात कर लेनी चाहिए थी? अगर वो आपके साथ आती तो शायद एक बड़ा मैसेज जाता कि जननायक जनता पार्टी सही में एक विकल्प है हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के सामने। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब लोगों को यह लगेगा कि एक तरफ जननायक जनता पार्टी आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर है, दूसरी तरफ एलएसपी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी है, तो आखिर आपको ही बेहतर विकल्प क्यों वो लोग माने? देखिए, जिस प्रकार से जींद की जनता ने तय किया, 2014 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार खड़ा था, उससे लगभग 12 साढ़े 12 हजार वोट मिले थे। लेकिन अब आईएनएलडी के साथ गठबंधन होने के बाद भी मात्र 3454 वोट मिलना, तो वो किसके वोट मानेंगे? वो उम्मीदवार जो खड़े थे उनके थे, बहुजन समाज पार्टी के थे या इंडियन नेशनल लोकदल के थे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जाति पाति की बात करेंगे, जो धर्म और वर्ग के नाम पर लोगों को बांटने का काम करेंगे, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। जहां तक जननायक जनता पार्टी ने सब वर्गों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, जिस प्रकार 1987 के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल ने एक इतिहास रचा था, तो आने वाले समय में 2019 के अंदर 1987 का इतिहास हरियाणा प्रदेश के अंदर दोहराया जाएगा। केवल जी, जननायक जनता पार्टी कह रही है 1987 का इतिहास हम दोहराने की स्थिति में आ गए हैं और सभी बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलेंगे, जाति पाति से कोई मतलब नहीं है हमें, और यही वजह है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर एक नए दल के तौर पर सामने आए, विकल्प की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पोते जो हैं वो दादा को भूल जाते हैं और परदादा की बात करते हैं, और दादा की बात का नाम लेने के लिए इच्छुक नहीं। अब दादा बीच में एक कड़ी होते हैं परदादा के बीच में, और दादा कहते हैं कि ये हमारे घर के नालायक बच्चे हैं, और परदादा की बातें करते हैं। उस इनके समझ में नहीं आ रहा। और खुद अगर चुनाव के बीच में, जींद के बीच में खड़े होकर कुछ वोट इनको मिल गई, उसका यह मतलब नहीं है कि लोकसभा की 10 सीटों का चुनाव होगा और इनको वोट मिलने वाली है। और खुद पार्टी के हेड अगर जाट नेता होके जाट वोट थोड़ी सी ले गए, वो भी जो समीकरण बनाए गए बीजेपी के साथ मिली जुली भगत में, और उन्होंने आपस में बांट लिया कि ये जाट और ये नॉन जाट और इस तरह के समीकरण बनाते हैं। रेणु जी, मनदीप आपके पास भी आता हूं। उसके बारे में ये समझ रहे हैं कि हम 10 सीटों पे अगर चुनाव जीतने की बात करते हैं तो वरिंदर सोनी जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अभी मेरी बात पे मोहर लगाई है। ठीक है मनदीप, ये बात सही से कही है कि ये जो है बेमेल गठबंधन है, बेमेल बातें हैं। अभी ये कोई इस बात का मकसद लोकसभा के साथ नहीं है। विधानसभा दूर है, लोकसभा के अंदर 12 लाख की एक सीट होगी, उसमें क्या तरीका रहेगा सीट जीतने का, कौन सा उम्मीदवार होगा, कैसे आएगा, वो बड़ा डिपेंड करेगा। इन सभी को बैसाखियों की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अपने आप इनका कोई दम नहीं है। ठीक है मनदीप, आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद रेणु जी के पास जाऊंगा। अंदर है जी मनदीप। केवल जी, जिस प्रकार से आप जो बातें कर रहे हैं, दादा और पोता की बात करें, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमारे लिए आज भी सम्मानित हैं, कल भी सम्मानित थे और आगे भी सम्मानित रहेंगे, क्योंकि वो राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले में दादा भी और पिताजी भी दोनों जेल में।
हम ना तो उनका सम्मान में कोई कमी आने देंगे, और रही बात आपने जो बातें कही है, अरे वो जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में, मिलेंगे, लोकसभा का चुनाव होगा, आपको अच्छी तरह से बता दूं कि किस मुंह से वोट मांगेंगे भ्रष्टाचार के मामले में जेल में? एक पद की टिकट लेने वाला नहीं है। आने वाले समय में युवाओं की शक्ति से, किसानों के समर्थन से, अरे भ्रष्टाचार के मामले में जिसका फादर और दादा जेल में हो, सही वो किस बात की बात करते हैं? वो खड़े होंगे। और जहां तक मैं बीएसपी और एलएसपी की बात करूं, देखिए साकिर जी एक बहुत अच्छी, अरे 3206 नौकरियां खाई हैं आप लोगों ने, इतने वर्ष हो गए, उन लोगों के साथ धोखा किया जिनको मिलनी चाहिए थी। पहचान कहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार किया आप लोगों ने कि 35 बनाम 1 का उन्होंने नारा दे दिया। इस नारे से वो उनको पब्लिसिटी भारतीय जनता पार्टी ने हवा दे दी और थोड़ी सी मिल गई। उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर जन नेता के रूप में कोई उनकी उपलब्धि नहीं है। दूसरी तरफ दुष्यंत जी को अगर आप देखेंगे, 4.5 साल में उसने अपने आप को साबित किया है। उन्होंने ये साबित किया कि एक युवा क्या कर सकता है। ठीक है, लोकसभा के अंदर हरियाणा के प्रत्येक मुद्दे को उन्होंने उठाया, बखूबी उठाया। यही वजह है कि आज युवा, किसान, बेरोजगार, दुकानदार, कर्मचारी, महिला, माताएं, बहनें सभी उसके साथ उसका समर्थन, उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। ठीक है मनदीप, जिस तरह से ओम प्रकाश दादा आपके साथ नहीं है, दादा की आपका सम्मान है, आपका पिता जेल में है, दादा जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में, और आप कहते हैं कि हम दूध के दूल्हे हैं। ठीक है, बात वही है मनदीप की, सम्मान की बात आप कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के। अगर सम्मान ही मिला होता तो ये पार्टी आपकी जननायक जनता पार्टी नहीं बनती, क्योंकि जिस रैली में जो कुछ हुआ था, नारेबाजी, उसको अपमान के तौर पर देखा गया था कि ओम प्रकाश चौटाला का अपमान हुआ है, लिहाजा आपके तमाम नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया था। ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी कि सम्मान है या अपमान, लिहाजा आप सम्मान आप कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, ये आप लोग तय करें कि किस तरह से सम्मान होता है, किस तरह से अपमान। रेणु जी आप कुछ कहना चाह रही थी? राजनीति में हर चीज तय जनता करती है। ठीक है, जिस तरह से चौधरी देवीलाल की विचारधारा को अपमानित ये लोग इंडिया, अच्छा आप जो मर्जी भ्रष्टाचार करो, जनता आपको वोट देगी। उनसे केवल जी आपको तो जिंदगी जनता ने दिखा दिया, आपके हैवीवेट राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी कहां जीतगी, समीकरण बनाए गए वहां पे। ठीक है, ये जो झूठ फूट की राजनीति है ज्यादा देर नहीं चलती। ठीक है, बिश्नोई हो, रेणुका बिश्नोई हो, चाहे रणदीप जी सुरजेवाला हो, उन्हें विधानसभा झूठ की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलती, उसके पैर नहीं होते। ड्राइंग रूम, कमरे और ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। ठीक है रेणु जी, के बीच में जाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, उनके मुद्दों को उठाना पड़ता है, उनकी तकलीफ को समझना पड़ता है। ठीक है, ठीक है मनदीप, ठीक है, आने वाली जनता लोकसभा में जवाब देने का काम करेगी। रेणु जी चुप कराएं तो मैं, ठीक है बिल्कुल मनदीप को तो जरूर देगी। मनदीप मैं आता हूं, केवल जी आता हूं। रेणु जी, मुझे तो शाकिर ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इन दोनों में से किसकी तारीफ करूं और किसको झूठा कहूं, क्योंकि दोनों ही ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे हंसी रोकी नहीं जा रही। अब देखिए केवल ढींगरा जी उनको कह रहे हैं दादा को भूल गए, पर दादा की बात कर रहे हैं, और दादा जेल में है, पिता जेल में है, ये सारी उनकी हिस्ट्री गिना रहे हैं। मुझे ताजुब ये हो रहा है केवल ढींगरा जी हमें कह रहे हैं बी पार्टियां और फलाना और जुड़ा हुआ, और इतनी बातें हम पर कर रहे हैं। मुझे ये हैरानी हो रही है, ये अपना तो सोचे कि ये क्या कर रहे हैं। पिता को भूल गए, दादी की छवि याद आ गई, पिता को भूल गए, राहुल गांधी अपने पिता को भूल गए, और दादा की छवि, दादी की छवि याद आ गई। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है। मजे की बात देखिए कि केवल जी उनको तो कह रहे हैं दादा पोता जेल में, और खुद स्वयं ईडी के चक्कर कल काटेंगे। बात थोड़ी कह रहा हूं। और कितने मतलब लोगों को विद फैमिली कार्ड मिलता है, इनको विद फैमिली बेल मिली हुई है। सोचने का 6 साल आप ताजुब का विषय रही ना ये पार्टी। इसलिए जींद की जनता ने इन सारी बारीकियों को समझा और इन लोगों को उसका रिजल्ट दिया है, और इसलिए इनके जो ये गठबंधन है, मायावती जी की बात कर रहे थे मनदीप जी कह रहे थे कि मायावती का एक फिक्स वोट है, वो फला जगह पड़ेगा। यदि मायावती आपके बेनिफिट में सोचती तो कम से कम वो 12,000 वोट जो जींद में काउंट होता है कि जींद में 10,000 12,000 वोट मायावती का है, वो आपको पड़ा होता। और या अगर मायावती ने उनके साथ इनेलो के साथ गठबंधन किया था और केवल इनेलो के 3,500 वोट आए हैं, तो इसका मतलब मायावती जी ने उनके साथ झूठ मूठ का गठबंधन किया, उनके साथ फ्रॉड किया, मतलब पार्टनर बना के गठबंधन करके फ्रॉड किया, वोट ही नहीं दिलाया। तो ये सोचने की बात है, जिस मायावती के लोगों ने उनको गठबंधन करके वोट नहीं दिलवाया, वो राजकुमार सैनी की पार्टी को क्या दिलाएंगे या वो किसी और को क्या दिलाएंगे। ये स्पष्ट होता है कि ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अभी मेरा भाई कह रहे थे कि ये लोग अभी तक तो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमारा गठबंधन विधानसभा तक है या लोकसभा तक है।
कौन कौन सी सीट किसको हम देंगे, अभी तक ये भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो सोचने का विषय ये है, ये सारे जो चट्टे बट्टे आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये सारे सिर्फ स्वार्थ की राजनीति, अपने जेब कैसे भरे जाएं, दादा को कितना पैसा मिले, पोते को कितना पैसा मिले, कहां कहां से पैसा आता है, ये हिस्ट्री सारी इन लोगों को पता है। इन लोगों का इतिहास यही रहा है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं और चाहे ये लोग हैं, इनका इतिहास रहा है पारिवारिक है ना, चाहे वो प्रदेश पारिवारिक है चाहे राष्ट्र पारिवारिक है। अभी मैं यही सोच रही थी, आज हम कहीं पर बैठे चर्चा कर रहे थे, कुछ पत्रकार भाई और हम सारे मिलकर चर्चा कर रहे थे कि आने वाले दिनों में प्रियंका को जो हाईलाइट किया जा रहा है, इसका मतलब आने वाले दिनों में देश का, कांग्रेस का एक और अध्यक्ष तैयार किया जा रहा है। पार्टी की नेता है, आपको क्यों दुख हो रहा है? यानी आने वाला प्रियंका जी का पुत्र जो होगा वो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। यानी कांग्रेस में जितने भी लोग आए हैं वो सारे बेकार हैं, 80 साल से इनके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, केवल जी, मुझे केवल ढींगरा जी पर ताज्जुब होता है, ठीक है, इतने सुलझे हुए केवल जी, इंटेलिजेंट व्यक्ति केवल ढींगरा जी और कहाँ फंसे हुए हैं। यदि केवल ढींगरा जी किसी अच्छी मानसिकता की पार्टी से जुड़े, किसी अच्छी सोच के साथ जुड़े, तो अपना जीवन भी सफल करेंगे और राज्य में लोगों का जीवन भी सफल करेंगे। ठीक है केवल जी, कम से कम आप इस पे तो खुश हो जाइए कि आपके विरोधी भी आपकी पार्टी के बारे में चिंता करते हैं। जब बैठक होती है तो कम से कम आपकी पार्टी की ज्यादा चर्चा करते हैं। नहीं, मैं खुश हूं, ये चिंता कर रहे हैं जी। ठीक है, वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपका रुख करूंगा। ये आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या लग रहा है आपको, क्या जो आने वाले समय में हम लोकसभा चुनाव की तरफ देख रहे हैं, अभी जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत हुई है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट लोगों ने अभी किया नहीं है, लेकिन रणनीति क्या रहेगी तमाम पार्टियों की? जींद उपचुनाव से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर विचार करने की स्थिति में फिलहाल अभी आपको दिख रही है कि कमियां कहां रह गई? जो नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जींद उपचुनाव में लोग नाराज हुए थे उनको वहां मना लिया गया था। लेकिन अगर यही स्थिति प्रदेश भर में अलग अलग जगह दिखाई देगी तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। और कांग्रेस पार्टी जो जींद उपचुनाव में एकजुट हो गई थी, दिखाया गया था कि एकजुट हो गई है, और अगर लोकसभा चुनाव में वो स्थिति नहीं बनती है तो कितना बड़ा नुकसान इस पार्टी को हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि जो चुनाव रहेंगे, अब ये बहुकोणीय संघर्ष होगा जी। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, आगे बहुकोणीय संघर्ष रहने वाला है। ये बात तो साबित हो गई है। जो गठबंधन भी बन गए हैं वो बात निश्चित संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो संघर्ष होगा बहुकोणीय होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। 1 महीने का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को दे दिया है और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, मंत्री भी जा रहे हैं, संगठन के लोग भी जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर फिलहाल तो अंकुश लगा दिया है, लेकिन जब टिकटों का वितरण होगा उस समय देखने की वाली बात होगी। टिकटों का वितरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी ऐसे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे चेहरे आ जाएंगे जो कार्यकर्ताओं के अनुकूल नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता विरोध करेंगे। और टिकटों के वितरण में भी अगर जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिली गई, अवसरवादी और ऐसे ऊपर से आए लोगों को दाग दिए जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश अवश्य पनपेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार भी रहना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक भी हैं, अन्य सत्पन की व्यवस्था है, उसमें लगे हुए। लेकिन जो जींद चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं, पार्टी के अंदर जो आक्रोश पहले दिखाई दे रहा था उसमें अब कमी आई है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अभी तक सीख नहीं ली। हमें प्रतिदिन अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि आज घोषणा हो जाएगी, आज हुड्डा जी को कमान दे दी जाएगी, आज शैलजा जी को दे दीजिएगा, फिर आ जाता है उनका कुलदीप बिश्नोई जी का नाम आ जाता है। अभी तक जिला अध्यक्ष भी तय नहीं हुए, ब्लॉक अध्यक्ष भी तय नहीं हुए। तो इसलिए संगठन में शिथिलता है। इस शिथिलता का प्रभाव कांग्रेस पर पड़ेगा और कांग्रेस के उम्मीदवार भी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि विधायकों के पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर नेताओं के पुत्रों को, विधायकों के पुत्रों को ही टिकट दिया जाना है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनपेगा। तो यह स्थिति देखने वाली है कि बहुकोणीय संघर्ष के अंदर ये नया गठबंधन जो है स्वयं चुनाव जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर से रहने वाले भी ये जीत की राह में स्पीड ब्रेकर का काम अवश्य करेंगे। ठीक है, रेणु भाटिया जी, फाइनल कमेंट के तौर पर जो आकलन वीरेंद्र सोनी जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर किया है उस पर कितना विचार आप लोग कर रहे हैं? बड़े आदरणीय है, मैं इनको प्रणाम करती हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो इन्होंने कहा, ये हर पार्टी के साथ होता है कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत से कार्यकर्ता सब सामने आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसी पार्टी है कि जिस कार्यकर्ता को आदेश हो जाता है वो उस पथ पे चलने लग पड़ता है। तो यही हमारे संगठन की सुंदरता है। इसीलिए आज हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से लेकर प्रथम पंक्ति के व्यक्ति तक एक ही बात के लिए जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र का विकास कैसा हो, राज्य का विकास कैसा हो, राष्ट्र का हित का किस तरीके से हो सकता है, हमारे देश का परचम दुनिया के प्रथम स्थान पर कैसे पहुंचे, हमारा मान सम्मान, हमारी संस्कृति को बढ़ावा कैसे मिले, इस बारे में सोचता है। ना कि पर्सनल स्वार्थ की राजनीति, कहां से कैसा पैसा बनाना है, कहां से किस परिवार को, किस बेटे को, किस दादे को, किस पोते को कैसे बढ़ाना है। हमारी ये संस्कृति नहीं है। इसलिए शायद हमारी यही सुंदरता है कि हर कार्यकर्ता एकजुट अपने देश को, देश के मान को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा रहता है। ठीक है केवल जी, कांग्रेस को लेकर जो आकलन, जो एनालिसिस किया है वीरेंद्र सोनी जी ने, क्या उसको लेकर आप लोगों के बीच मंथन शुरू हुआ? क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है। बिल्कुल ठीक कहा वीरेंद्र सोनी जी ने, वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने बड़ा ही अच्छा आकलन किया है। अभी कुछ ही दिन में ये अभी चर्चाएं हमारे एआईसीसी के अंदर चल रही हैं, लेकिन इसमें क्लैरिटी आएगी। और अभी लोकसभा का चुनाव है, 10 सीटें हमने लड़नी है। तो हमारा जो है हरियाणा का जो इस समय जो भी कांग्रेस को ये देखना है, एआईसीसी को, कि जो सशक्त उम्मीदवार है मुख्यमंत्री का हरियाणा के अंदर है, उसके हिसाब से वो चेक चल रहा है कि किस आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा उतारा जाए हरियाणा के अंदर। और अगर ये उतारते हैं तो हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटें जो है कांग्रेस जीत के आएगी। ठीक है मनदीप, आपका रुख करूंगा। पार्टी संगठन कब तक आप लोगों का तैयार हरियाणा में हो पाएगा? और जो आम आदमी पार्टी के साथ अभी तक बातचीत का दौर है, मेल मिलाप का दौर है, चाय पानी का दौर है, इसे ऑफिशियली कब लोग आप अनाउंस करने वाले हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति कब तक साफ हो पाएगी? देखिए, जननायक जनता पार्टी का सांगठनिक ढांचा 28 फरवरी तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा। और जहां तक आपने सवाल किया आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन का, तो दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता, दोनों पार्टियों की कोर कमेटी के सदस्य आपस में बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय कर रहे हैं। उसके बाद गठबंधन सभी शर्तों के साथ पूरी तरह से प्रारूप होकर के, ड्राफ्ट होकर के सामने रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो दोनों के बीच में, ताकि प्रदेश की जनता को एक अच्छा सुशासन दिया जा सके। क्योंकि दोनों के दोनों पार्टियों के नेता, एक अच्छी और स्वच्छ छवि उन दोनों की है। जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के दोनों के दोनों नेता प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। स्कूलों की हालात, हॉस्पिटल्स की जो हालात है, जो बेरोजगार युवाओं की हालात है, किसान की बदहाली है, वो किसी से छिपी नहीं है। कर्मचारियों से वायदा खिलाफी, सब के सब आगे लेकर के दोनों पार्टियों के नेता आगे जाएंगे और जल्द ही दोनों का प्रारूप तैयार करके प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा और आपस में तय किया जाएगा कि कॉमन मिनिमम एक लेकर के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के और प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे और प्रदेश